कहते हैं सिर्फ आपके बयान का मामला नहीं है, आपकी चिट्ठी का मामला नहीं है। इससे पहले भी कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, कई तरह के बयान सामने आए हैं। कहीं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है या फिर जिस तरीके से उनकी राय ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही है। इस वजह से इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ जाती है, पोस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक बात। वाकई आरजेडी उस रणनीति पर काम नहीं कर रही है, उस रणनीति पर नहीं चल रही है जिसकी जरूरत है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और तब रघुवंश प्रसाद सिंह को जरूरत पड़ती है आरजेडी के सुप्रीमो को लेटर लिखने की। देर जरूर हो रही है। अब 250-300 दिन बाकी है चुनाव। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय समिति नहीं बनी। क्या लगता है बनने के कई दिनों के बाद भी जो दुरुस्तगी चाहिए उसमें थोड़ी देर हो रही है, या जो अपेक्षा थी वो कहीं न कहीं उसके अनुरूप नहीं हो रहा है? लोग रहेगा तब ना अनुशासन होगा, लोग नहीं रहेगा तब क्या अनुशासन? इसलिए ये गरीब की पार्टी है। इतना न हुआ घेरा छेका हुआ ऑफिस। पटना में हमारा गरीब आदमी आता सकता है, कहीं जगह नहीं है तो कहाँ बैठे? वहीं मर्यादा आत्मानुशासन होता है राजनीति में, मिलिट्री वाला अनुशासन नहीं होता, फ्यूडलिज्म नहीं चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मौसम सर्दी का है, लेकिन सर्दी जितनी हो राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान दिया है। उन बयानों को लेकर बिहार की सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है। जाहिर है रघुवंश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं, तो ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है, ये जानना वाजिब हो जाता है कि आखिर चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और जो कयास लग रहे हैं इस लेटर बम के फूटने के बाद उन कयासों पर बातचीत भी जरूरी हो जाता है। तो सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं। दर्शक भी जानते हैं कि इंटरव्यू की वजह क्या है, आपसे सवालों की वजह क्या है, लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बिना लिखा पढ़ी से कौन आधार पर काम होगा, एक्शन होगा? मुजबानी का क्या महत्व है? कुछ कहा भी जाए सही बात तो उसका असर वैसा नहीं होता, एक्शन तो होता लिखा पढ़ी से। इसीलिए हमने लिखा पढ़ी की पार्टी के संगठन को दुरुस्त किया जाए, चूँकि राजद के सामने चुनौतियां जबरदस्त है, इनको प्रमुख भूमिका अदा करनी है, और देश प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। यहाँ विधि व्यवस्था चौपट, पढ़ाई चौपट, किसान की हालत खराब, बेरोजगारी अधिक, देश की में आर्थिक मंदी से तबाही, नोटबंदी, जीएसटी सब से तबाही, अड़ोस पड़ोस के सभी देशों से हमारा जीडीपी ग्रोथ नीचे चला गया, बैंक दिवालिया होने जा रहा, और सरकार लोगों को बरगला रही है। सीएए कानून असली मुद्दा से भटकाने के लिए भेदभाव वाला कानून उन्होंने पारित करा लिया है। अब लोगों को बरगलाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष की क्या हैसियत है गुमराह करने की? सरकार के लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से पत्र लिखा, पत्र में अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, इसलिए ये सवाल है कि क्या वाकई आरजेडी उस रणनीति पर काम नहीं कर रही है, उस रणनीति पर नहीं चल रही है जिसकी जरूरत है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और तब रघुवंश प्रसाद सिंह को जरूरत पड़ती है आरजेडी के सुप्रीमो को लेटर लिखने की? क्या मामला यही है कि जिस रणनीति पर आरजेडी को चलना चाहिए उस पर काम नहीं हो रहा है और देर हो रही है? देर जरूर हो रही है। अब 250-300 दिन बाकी है चुनाव का। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया। राष्ट्रीय समिति नहीं बनी, राज्य अध्यक्ष का उससे पहले चुनाव हो गया।
राज्य समिति नहीं बनी, जिला परिषद में कहीं जिला का कहीं कुछ है नहीं, न अध्यक्ष का हुआ न समिति बनी, कई जिलों में चुनाव भी नहीं हुए। बूथ स्तरीय कमेटी न बनना चाहिए, संघर्ष समिति बूथ स्तर पर, उसको बनाने में सहज काम नहीं है। तो ये सभी में हमने देखा ढिलाई है, और जब तक संगठन दुरुस्त नहीं होगा संघर्ष भी असरदार नहीं होगा, और संघर्ष जब तक नहीं होगा संगठन भी दुरुस्त नहीं होगा, दोनों परस्पर चला करता। तो इसलिए हमने कहा संगठन को दुरुस्त करिए, और संघर्ष के बिना कोई उपाय नहीं है, लड़ाई करनी ही पड़ेगी। चूँकि जो डिजाइन है सरकारी पार्टी का, उसका काट आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बुझाता है, लड़ाई के अलावे कोई हमारा दूसरा रास्ता नहीं है। आरजेडी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने लिखा पढ़ी की है, पहले भी हम करते रहे हैं, किए हैं, लेकिन इस बार फिर संघर्ष की योजना का प्रारूप हमने दिया है कि भाई इस आधार पर पार्टी में विमर्श करके इसको कार्यान्वयन किया जाए, और नहीं तो एक दूसरे पर छोड़ करके यार शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कह करके छोड़ दिया जाए, जो उनके चलते तो सबको नुकसान होगा। इसलिए हमने सब लोगों को सावधान सजग किया है कि भाई इसको संगठन दुरुस्त करिए और लड़ाई का आह्वान करिए, लड़ाई के बिना कोई उपाय नहीं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो आरजेडी के ही कई नेताओं के द्वारा कहा गया, कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया, और ये बात सामने आई कि आरजेडी जगदानंद सिंह अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी में अनुशासन होगा, चीजें दुरुस्त होंगी। क्या लगता है बनने के कई दिनों के बाद भी जो दुरुस्तगी चाहिए उसमें थोड़ी देर हो रही है, या जो अपेक्षा थी वो कहीं ना कहीं उसके अनुरूप नहीं हो रहा है चीजें पार्टी में? लोग रहेगा तब ना अनुशासन होगा, लोग नहीं रहेगा तो क्या अनुशासन हो। इसलिए ये गरीब की पार्टी है, आम कार्यकर्ता, वंचित, उपेक्षित, शोषित, निराश्रित सब लोग हैं। अब वो इतना न हुआ घेरा छेका हुआ ऑफिस में। पटना में हमारा गरीब आदमी आता कार्यकर्ता है, कहीं जगह नहीं है तो कहाँ बैठेगा, तो वहीं जाएगा। ओह में उसको जब शोक हो जाएगा कहाँ जाएगा। इसलिए अनुशासन, मर्यादा, आत्मानुशासन होता है राजनीति में, मिलिट्री वाला अनुशासन नहीं होता है, और फ्यूडलिज्म नहीं चलेगा। तो जिस तरह का अनुशासन लागू करने की कोशिश की जा रही है वो अनुशासन सियासत में स्वीकार्य नहीं है, ये कह रहे हैं आप? सब लोग समझे देखे ना, जा करके समझे बूझे लोग। ये आम जन कहीं नहीं चलता तो ऑफिस में चलिए, पार्टी ऑफिस में। आप पार्टी ऑफिस में कलेक्टरों के ऑफिस से बुरा हाल है। आप आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, बेहद बेबाकी के साथ। अब हाल में आपने चिट्ठी लिखी और कई सलाह दी है, पार्टी में जो कमिटियां नहीं बनी हैं उनको लेकर कई बातें कही, लेकिन सलाह आप पहले भी देते रहे हैं। आपने ये सलाह दी कि सीएम नीतीश कुमार सबसे कारगर व्यक्ति हैं, कारगर चेहरा हैं। अगर वे महागठबंधन के साथ आते हैं तो बीजेपी के साथ लड़ाई आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि 2020 से पहले पार्टी इस सलाह को मानेगी। जेडीयू की ओर से उम्मीद है कि क्या लग रहा है कि ये मुफीद वक्त है नीतीश कुमार को साथ लाने का, जब एनआरसी को लेकर? हमने कभी नहीं कहा जो बहुत ठीक आदमी है, हमने कभी नहीं कहा। जहिया सब लोग इधर के लोग मान लिए थे उनको मुख्यमंत्री, देश दुनिया के लोग गवाह है, कभी हमने उनसे सहमति नहीं की, अच्छा कभी नहीं है। लेकिन हमको भाजपा को परास्त करना है, इसलिए हम कोई अच्छा खराब पर विचार करने को नहीं तैयार हैं। हम चाहते हैं गैर भाजपा एकजुट हो जाए, और ये ठीक बात है से श्री नीतीश कुमार उधर हैं, इधर आ जाएंगे तो घटेंगे, हम बढ़ेंगे। नहीं, क्या लगता है कि ये सही रणनीति होगी और ये मुफीद वक्त है नीतीश कुमार को साथ लाने की रणनीति पर काम करने का? क्योंकि एनआरसी को लेकर जेडीयू बीजेपी में एक राय नहीं है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। बीजेपी के कई नेता सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं और हमलावर हैं भी। तो लगता है कि ये सही वक्त है, सही मौका है, आरजेडी को कोशिश करनी चाहिए। आरजेडी को
राजनीतिक बयान देना चाहिए। गैर राजनीतिक बयान हुआ है, इस वजह से मामला गड़बड़ाया हुआ। हमने कहा था गैर भाजपा एकजुट हो, इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में तो बीजेपी की जीत हो गई थी, 105 थे वो, अन्य लोग तो 42, 45, 57 थे, लेकिन सब कुछ का ख्याल किए बिना गैर भाजपा एकजुट हो गए, भाजपा को परास्त कर दिया गया। झारखंड में भाजपा से सरकार छीन ली गई, नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह कूदते रह गए, रैलियां करते, रेवड़ियां बांटते रह गए, लेकिन उनको परास्त किया गया। एक ही फार्मूला है, गैर भाजपा एकजुट हो गए। यहाँ भी और देश प्रदेश में है कि गैर भाजपा एकजुट होंगे, हम उनको पछाड़ते हैं। रघुवंश प्रसाद जी, तो इसलिए हमारी यह राय है, तो राय है तो उधर से प्रस्ताव आता, विचारन होता, तब उस पर होता। तेजस्वी यादव आज विधानसभा में बोल रहे थे और जो मैंने सुना, समझा, लगा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर उनके तेवर में जो तलखी रही है वो तलखी आज नहीं दिख रही थी, तेवर नरम था। उन्होंने ये कहा कि जब मैं डिप्टी सीएम था, आपके बगल में बैठा करता था, तो आप कहते थे कि आरएसएस बहुत खतरनाक है, आप सारा खेल समझते हैं, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये वक्त है देश बचाने का। तो कहीं ना कहीं इसको इशारा समझा जाए कि नरमी है तेवर में, और कहीं ना कहीं आपने जो सलाह दी है उस सलाह पर अमल करते हुए तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं। और आपकी सलाह हमने कहा है, पार्टी के अंदर परामर्श हो, विचार हो। आप पार्टी, हम तो राय न देते हैं, हम फार्मूला बोलते हैं, सीधी बात। मैं राजनीतिक ये बयान नहीं देता, यह इसको कोई काटे, जो गैर भाजपा एकजुट हो जाए तो अच्छा होगा कि नहीं। अब उसमें पिक एंड चूज करना नहीं करना, पार्टी के अंदर विमर्श करे, और नहीं, नेता लोग का काम है, हमारा तो काम लड़ने वाला है, तो जो भी होगा हम लड़ेंगे। लेकिन ये लोग विचारन करके देखे, जो गैर भाजपा हम एकजुट हो जाते हैं तो श्योर शॉट लड़ाई है, हम पछाड़ देंगे, ये ना सशंकित रहता है लोग। आज आपने एक और बेहद अहम बयान दिया है। आपने ये कहा है कि महागठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलना जरूरी है, एकजुटता जरूरी है, और उनकी जो बातें हैं, सीटों को लेकर कोई बात है, कोई दूसरी बात है, तो बैठकर आपस में बातचीत होनी चाहिए। महागठबंधन के सहयोगी दल भी यही चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि आरजेडी अकेले फैसले ले लेती है, हम लोगों को शामिल नहीं करती है। तो इस पर आपकी क्या सलाह है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए? हमारी राय है कि पार्टी के अंदर भी परामर्श हो। अब महागठबंधन के नेता लोग जुटे, आपस में राय करे, विचार करे। आई बाहर से जो इधर से वो बयान चला गया, फिर खतरनाक, जाए रहना है तो रहिए, न तो जाइए, ऐसा बयान। मेजर पार्टी हम हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी जवाबदेही ज़्यादा है, और मामला बिगड़ेगा तो हम जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए सब छोट बड़ पार्टी, सब तरह के लोग हैं, अपना अलग अलग पार्टी है, लोग अपना बयान देते रहते, उस पर नहीं, लेकिन निर्णय तो आपस में लोगों को बैठ कर करना चाहिए। जैसे नेतागिरी का सवाल है, अब नेतागिरी में कैसे नहीं, हम ही नेता हैं, अरे तो भाई राय करिए। 81 आदमी के लीडर को कोई कैसे इग्नोर कर देगा? आपस में बैठ करके वही बात करिए, लेकिन बिना बैठे हुए आप रहना है तो रहिए, न तो जाइए, हम नेता हैं। इसे नहीं जाना ना ये बयान ठीक नहीं है, राजनीतिक बयान नहीं का ऐसा है। इसलिए सब लोग राय करिए, एक साथ बैठिए। कोई इग्नोर कैसे करेगा? 81 गो के नेता के ये लोग कह देगा ये नेता नहीं है। जो परंपरागत व्यवहार है कि जो लीडर अपोजिशन होता है, मौका आता है तो वो है ना चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन उसमें बार बार हम खुचकारी करें, उससे क्या फायदा है? तो सब लोग अंडरस्टूड बात है। ये पार्टी में तक 5 बारी हो गया प्रस्ताव, लेकिन उसका कार्यान्वयन के लिए एक ताकत ना बढ़ानी पड़ेगी, जमात जबरदस्त बनाना पड़ेगा। क्या महागठबंधन का विस्तार होना चाहिए? नए सहयोगी दलों को लाने की कोशिश होनी चाहिए? मेरा मतलब पप्पू यादव से है, मेरा मतलब कन्हैया कुमार। अब नाम अलग अलग कहने से कोई, हम तो फार्मूला कहते हैं, उसमें एक्सेप्शन हमारे लिए नहीं है। अब पार्टी के अंदर में विचार विमर्श हो, जो किसको लाना है, नहीं लाना है, या क्या लाभ हानि है, ये तो अपन लोग पार्टी वाले तय करें।
लेकिन हमारा तो सुझाव है, हमारी राय है, मैं जो महसूस करता हूँ वो बोलता हूँ और बोलूँगा। पार्टी जो निर्णय करती उसको मानता हूँ। जेडीयू के मुखिया भी हैं सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। सीएबी का समर्थन किया था राज्यसभा में और लोकसभा में जेडीयू ने, और जेडीयू का ये आधिकारिक बयान है कि सीएए से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने ये कहा कि बिहार में न तो एनआरसी लागू होगा न सीएए लागू होगा। क्या जेडीयू में कोई कंफ्यूजन देखते हैं इसको लेकर? कंफ्यूजन है नहीं, एक तरफ हुआ पार्टी समर्थन पार्लियामेंट में कर दिया, लोकसभा राज्यसभा में सीएए का, यहाँ से प्रशांत किशोर कहते हैं जो सीएए हम लागू नहीं करेंगे, हुआ पास करा दिए, तो कन्फ्यूजन है कि नहीं? ये कुछ धर्म संकट में वो लोग है से हम महसूस कर रहे हैं, और बाद में रियलाइज करते हैं भाजपा की लाइन में कैसे हो जाएंगे। लेकिन अब मजबूरी है, इसलिए थोड़ा हाँ थोड़ा नौ में है, धर्म संकट है, लेकिन ये संशय में नहीं रहना चाहिए, साफ होना चाहिए। सीएए खतरनाक है, देश के लिए नुकसानदेह है, दुनिया में हमारे माथे पर कलंक लग रहा है। भेदभाव वाला कानून सौंसे गांव के हम न्योता दिया, एक आदमी के छोड़ दिया, लोग कहे भाई उसको काहे छोड़ दिया, कोई है जवाब किसी के पास? हम धर्म किसी मामले में भेदभाव नहीं करने की इजाज़त देता संविधान, वैसा कानून बना दिया। और तमिलनाडु के तमिल के लोग पिटाएंगे, कहाँ जाएंगे? राज तमिल का चर्चा नहीं है, तीनों देश का, एक धर्म छोड़कर सब केवल हम करेंगे। वो शरणार्थी के ठीक कर रहे हैं कि आग लगा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आखिरी सवाल है आपसे, बेहद बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ आप सवालों के जवाब देते हैं। सिर्फ आपके बयान का मामला नहीं है, आपकी चिट्ठी का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, कई तरह के बयान सामने आए हैं। एक पोस्ट आया था, पार्टी के कदावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने सलाह दी थी, नाम नहीं लिया था किसी को, कहा था कि ईगो छोड़ना होगा। तो इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं, इस तरह की बयानबाजी लगातार सामने, लगता है कहीं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, या फिर जिस तरीके से उनकी राय ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही है, इस वजह से इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ जाती है, पोस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक बात है, कमेटियाँ सब बनेगी, उस पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी, चर्चा होगी, तब ना, न तो कहीं विचारे नहीं है तो आदमी अखबारे में ना बोलेगा, कहूँ लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, पोस्ट करेगा, क्या दो कमेटी में लिखेगा। वो मशीनमा में लोग लिखता है, ट्वीट करता है, आजकल हम लोगों को तो नहीं जानकारी है, लेकिन लोग सब कहता है ये ट्वीट कर देता है, तो वैसा ही होगा। ना तो आपस में बहस होना चाहिए, विमर्श, हमने लिखा है कि आपस में पार्टी में विमर्श होना चाहिए रोज। सोशल मीडिया और ट्वीट सिर्फ माध्यम नहीं होना चाहिए, नहीं, आपस में सन्मुख, आपस में हम एक साथ बैठें, एक साथ बहस करें, राय करें, निर्णय करें, उसको लागू करें। तो हमारे साथ रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, न सिर्फ आक्रामक तरीके से अपने सियासी दुश्मनों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पार्टी के अंदर आक्रामकता से अपनी बात रखते हैं, बात रखी है, और सवालों के जवाब भी उसी आक्रामकता के साथ देते हैं। जो सवाल प्रासंगिक थे इनके बयानों के बाद, जो सवाल बेहद वाजिब थे, बेहद जरूरी थे, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने रघुवंश प्रसाद सिंह जी से की है। इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।